मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम पेपर कोड 15/5/01 माइनर फर्स्ट सेकंड जो एग्जामिनेशन 2021-22 का है उसका सॉल्यूशन हम आपको देने जा रहे हैं। अब जो प्रश्न पेपर में आएंगे उसका समय 2 घंटे का होगा और जो मैक्सिमम मार्क 75 ही होंगे। और इसमें जो लघुत्तरीय प्रश्न होंगे उसमें अभी यानी 6 करने पड़ते थे, अब हमें 4th क्वेश्चन करने हैं और जो प्रत्येक प्रश्न 7.5 नंबर का होगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति की परिकल्पना क्या है? ये वीडियो हमारे जनरल साइंस की प्लेलिस्ट में ओरिजिन ऑफ लाइफ दीर्घोत्तरीय प्रश्न पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन आधुनिक सिद्धांत, प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिस्टिक थ्योरी और बायोकेमिकल एवोल्यूशन या थ्योरी और सिंथेटिक थ्योरी के नाम से आ सकता है। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि जो आया हुआ है वो किस तरीके से आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है जीवन की उत्पत्ति की परिकल्पना। तो यहाँ सिर्फ हाइपोथेसिस देनी है, हाइपोथेसिस ही अकेली लिखनी है। और दूसरा प्रश्न पूछा गया है जीवन की उत्पत्ति की सभी 4 श्रेणियों को लिखिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, ये क्या पूछा गया है, तो ये भी हम आपको बता लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन इसमें आधुनिक परिकल्पना लिखना है और जो रियलिस्टिक थ्योरी है मतलब जो केमिकल थ्योरी है ये लिखना है। और इसमें जीवन की उत्पत्ति की सभी 4 श्रेणियों में इसमें एंशिएंट थ्योरी लिखनी है ओरिजिन ऑफ लाइफ की, यानी कि प्राचीन जीवन की उत्पत्ति इसमें लिखनी है और इसमें प्रारंभिक जीवन की उत्पत्ति लिखनी है। बस इतना अंतर है इन दोनों में। अब देख लेते हैं हम इस लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर भी है जो हमारे प्ले लिस्ट पर इसका आंसर पड़ा हुआ है। प्रारंभिक जीवन तंत्र में हमें यही प्रश्न का आंसर लिखना है। कोशिका भित्ति की बाह्य संरचना की व्याख्या कीजिए। तो कोशिका भित्ति की बाह्य संरचना पूछी गई है, तो इसका आंसर हम आपको बताएंगे। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। रेडियोधर्मिता क्या है, इसकी पहचान की एक विधि लिखिए। इसमें रेडियोधर्मिता क्या है, इसकी पहचान की एक विधि लिखिए। तो रेडियोधर्मिता वाला क्वेश्चन पड़ा है, लेकिन इसकी जो विधि है वो हम इसी वीडियो में बताएंगे। गति के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये भी हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख लें। अब जीवन की उत्पत्ति की सभी 4 श्रेणियाँ, तो इसमें एंशिएंट थ्योरी लिखनी है ओरिजिन ऑफ लाइफ की। कोशिका के मुख्य कार्य क्या है, तो ये हमारी वीडियो पर लॉन्ग वीडियो में पड़ा हुआ है जनरल साइंस में, वहाँ से आप देख लें। प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर, तो इसी वीडियो में हम ये अंतर बताएंगे। आदर्श विलयन क्या है, इसको भी इसी वीडियो में बताएंगे। मोलरता जितने भी हैं ये हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, इसका वीडियो। पीएच स्केल है, हम इसी वीडियो में इसको बताएंगे। रेडियोधर्मिता का भी लॉन्ग वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख लें। गति के न्यूटन के नियम भी हमारी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं और प्रकार और उनकी प्रकृति ये भी हमारी उसमें पड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चंस हैं, इसमें से सभी क्वेश्चंस हमारी प्लेलिस्ट पर पड़े हुए हैं। अब आपको पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये जो जीवन की उत्पत्ति है ये सिर्फ वही है, इसको घुमा फिरा के ऐसा बताया गया है। इसमें रेडियोधर्मिता की जो विधि है वो हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। जीवन की उत्पत्ति की सभी 4 श्रेणियों को लिखिए, इसका आंसर हम आपको देने जा रहे हैं। पृथ्वी पर जीवन की प्रारंभ करोड़ों वर्ष पहले हुआ था। इस समय में जो विभिन्न प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें से अनेक जातियां क्या हो गई हैं, वो विलुप्त हो चुकी हैं। इन सब में मानव को सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने जीवन की उत्पत्ति से संबंधित अलग अलग विचार प्रस्तुत किए, जिसमें से कुछ निम्न प्रकार है। तो हम आपको एंशिएंट थ्योरी बताने जा रहे हैं, मतलब प्राचीन सिद्धांत बताने जा रहे हैं, 4 श्रेणी बताने जा रहे हैं, जो आप आगे देखें। सबसे पहले देख लेते हैं हम फर्स्ट है विशिष्ट उत्पत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जो जीवधारी हैं और पौधे जंतु हैं एक विशेष प्रकार की सुपर नेचुरल पावर द्वारा या भगवान द्वारा बनाए गए हैं। ये विशेष उत्पत्ति का सिद्धांत ये बता रहा है कि जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो भगवान ने बनाए हैं, यानी सुपर नेचुरल पावर ने बनाए हैं। इतना तो माना विशिष्ट उत्पत्ति सिद्धांत ने। भगवान ने इन्हें वातावरण के अनुसार बनाया है तथा वर्तमान में इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से कोई समर्थन नहीं मिला। वैज्ञानिक इस सिद्धांत ने केवल भगवान पर विश्वास करके उसी को आधार माना है। भगवान को आधार माना है। लगभग सभी धर्मों के लोगों ने
इस सिद्धांत को विश्वास के आधार पर स्वीकार किया। तो विशिष्ट उत्पत्ति सिद्धांत का मतलब है कि भगवान ने ही पेड़ पौधे जीव जंतु बनाए हैं और धर्म के अनुसार ही इस सिद्धांत को लोगों ने स्वीकार किया है। लेकिन अब बाइबल क्या बताती है? हमें ये बताती है कि विश्व या ब्रह्मांड की स्थापना 6 दिनों में हो गई थी। इनके अनुसार पृथ्वी तथा स्वर्ग पहले दिन में बने, आकाश समुद्र दूसरे दिन बने, भूमि पादप तीसरे दिन बने और सूर्य चंद्रमा तारे ये चौथे दिन बने। मछलियां तथा मुर्गियां 5वें दिन और जंतु मानव छठे दिन बने। इन्होंने क्या बताया कि पहले दिन कौन बना? पृथ्वी और स्वर्ग। दूसरे दिन कौन बने? समुद्र और आकाश। तीसरे दिन कौन बने? भूमि तथा पादप बने। और चौथे दिन कौन बने? सूरज चांद सितारे। और 5वें दिन कौन बने? 5वें दिन फिश बने और हैंस बने, मुर्गियां बने। और छठे दिन जंतु और मानव बने। फिर इसके बाद क्या होगा कि तो पहले कौन बना? आदमी उत्पन्न हुआ, जिसे एडम कहा गया। आदमी का निर्माण अब देखना यहाँ क्या है, आदमी का निर्माण भगवान ने मिट्टी से बनाया था। अब बाइबल में कहा गया कि आदमी को मिट्टी से बनाया गया है तथा उसे आत्मा दी और सांस की शक्ति दी और उसमें जीवन भी डाल दिया। मतलब आदमी की जो 12वीं पसली थी उससे कौन बनी? फीमेल बनी। पहली मादा को, जो पहली मादा पसली से बनी हुई थी, इसे ईव नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इसे ईव नाम दिया गया, जो पहले माता 12वीं पसली से बनी थी। अब हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड की रचना भगवान ब्रह्मा जी के शरीर के विभिन्न अंगों से हुई थी। हिंदू मान्यता के अनुसार इस सिद्धांत या धारणा की विरुद्ध वैज्ञानिकों ने अनेक आपत्तियां जताई। तो वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया और कह दिया इसमें आपत्तियां हैं। अब आपत्तियां, लेकिन तार्किक और वैज्ञानिक रूप से इसका कोई प्रमाण सिद्ध नहीं करते। पृथ्वी की रचना तथा जीवन की उत्पत्ति अचानक एक दिन में कैसे हो गई? चार्ल्स डार्विन ने इस सिद्धांत का खंडन किया और कहा कि पृथ्वी हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसा कि आज हम देख रहे हैं, लेकिन बाइबल ने बताया है। अब जो आ रही है स्वतः जननवाद, जो दूसरा चरण है इसका, जो दूसरा 4 थे इसके चरण, तो स्वतः जनन का सिद्धांत तथा आजीवित जनन, यानी कि ये है स्पॉन्टेनियस थ्योरी। इसमें कहा गया है कि प्राचीन मिथ्या संकल्पना है, जो प्राचीन मिथ्या है, जो प्राचीन थ्योरी अभी दी गई हैं, ये सभी झूठी हैं। इन्होंने कहा कि अजीवित पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति हुई है। 17वीं शताब्दी के लोग ये बायोजेनेसिस सिद्धांत यानी कि आजीवित जनन को मानते थे। पहले जो 7वीं शताब्दी के लोग थे इसको मानते थे कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो निर्जीवों से हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों की उत्पत्ति अकार्बनिक पदार्थों या सड़े गले अपघटन पदार्थों से हुई है। इन्होंने कहा कि इस सिद्धांत में कि जो जीवों की उत्पत्ति हुई है सड़े गले में पदार्थों से हुई है, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो जीव जंतु मर जाते हैं तो उन्होंने कहा जो कीटाणु इसमें कहाँ से उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसी प्रकार से उन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि हाँ ऐसा होता होगा। चीन में यह माना जाता था कि कीट तथा ततैया यानी एम्फिड्स की उत्पत्ति उष्मा तथा नमी से हुई। भारत की जो पवित्र पुस्तकें हैं के अनुसार परजीवी मक्खियां आदि की उत्पत्ति पसीने से हुई। और मिस्र में यह माना जाता था कि बाद की अवस्था में नील नदी द्वारा लाया गया ह्यूमस था जो जीवित प्राणियों को जन्म देता है। जो नील, वहाँ के लोगों ने देखा कि ह्यूमस से ही जीवों की उत्पत्ति होती है, तो उन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया, तो यही जीवों की उत्पत्ति हुई होगी। जब सूर्य की गर्मी से गर्म हुआ तब मेढक बने। अब उन्होंने ये बता दिया कि जब गर्मी में उन्हें मेढकों को निकलते देखा होगा, तो उन्होंने कह दिया कि गर्मी में गर्म हुआ तो मेढक निकले, टोड निकले, चूहे निकले, सर्प आदि उत्पन्न हो गए। तो वान हेलमंट ने कहा कि पसीने से भीगी कमीज, कैसे भीगी? पसीने से भीगी कमीज यानी शर्ट को गेहूं की बाल या कठोर के साथ यानी कि भूसे के साथ या कूड़े करकट के साथ गेहूं के उसे 21 दिन तक किसी एक बर्तन में बंद करके ढेरे में रख दिया। उन्होंने 21वें दिन देखा तो उसमें चूहे मिले। तो उन्होंने कहा कि जीवन की उत्पत्ति ऐसे ही हुई है, भीगी पसीने से हुई है।
उन्हें ये नहीं पता पसीना आया किसको होगा। ठीक है, चलते हैं, अब देख लेते हैं स्पेलेंजनी साहब क्या कहते हैं। तो स्पेलेंजनी ने, जो हमारे इटली के वैज्ञानिक थे, AB स्पेलेंजनी, इन्होंने कहा कि सूक्ष्म जीवों में स्वतः जनन का परीक्षण, इन्होंने एक टेस्ट किया। इन्होंने क्या किया, 3 जार लिए। 3 जार में क्या किया कि तीनों जार में मांस का टुकड़ा रख दिया। एक जार ये लिया, एक ये, एक ये, तो तीनों जार में ये मांस का टुकड़ा रख दिया। अब एक जार को तो टाइटली इनने जार से कवर्ड कर दिया और दूसरे जार को टाइटली इसका ढक्कन लगा दिया। एक जार को क्या इन्हें खुला छोड़ दिया। अब जिस जार को इन्हें खुला छोड़ा था, उनमें मक्खियां प्रवेश करती रहीं, इनमें मक्खियां प्रवेश नहीं कर पाई। मांस में क्या हो गए, कुछ दिनों बाद कीड़े पड़ गए। तो जब कीड़े पड़ गए तो बस यही जीवन की उत्पत्ति हो गई। तो यही कहा गया कि इटली के जो वैज्ञानिक AB स्पेलेंजनी थे, इन्होंने सूक्ष्म जीवों के स्वतः जनन का परीक्षण किया। उन्होंने क्या किया, मांस के उबले टुकड़े को फ्लास्क में बंद करके सील कर दिया। कई महीनों तक रखे रहने के बाद उसमें कोई सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं हुआ। वैज्ञानिकों उन्होंने माना कि जीवन स्वतः जनन प्रारंभ हुआ होगा, किंतु यह अत्यंत दुर्लभ घटना है, इसलिए यह सत्यापनीय नहीं। इन्होंने जो कहा था कि स्वतः जननवाद होता है, तो इन्होंने जिसमें सील लगा दी थी, जिसमें सील कर दी थी, उसमें जो कीटाणु उत्पन्न नहीं हुए। कीटाणु किसमें उत्पन्न हुए, उसमें मक्खियाँ जाती रहीं। तो इन्होंने कहा कि तो स्वतः जीवन की उत्पत्ति हुई होती तो जो उबले मांस के टुकड़ों में जो कीड़े क्यों नहीं पड़े, इनमें कीड़े क्यों पड़ गए। तो ये इन्होंने सत्यापन इन्होंने कर लिया यहाँ से कि स्वतः जननवाद की उत्पत्ति नहीं होती। हाइपोथेसिस ऑफ पैनस्पर्मिया। तो पैनस्पर्मिया में क्या, 19वीं शताब्दी में अनेक वैज्ञानिक यह मानने लगे थे कि अंतरिक्ष द्वारा पृथ्वी की जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो कुछ लोग ये मानते थे कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो अंतरिक्ष से हुई है। इसे कॉस्मिक सिद्धांत भी कहा जाता है, या कॉस्मिक जो एक सिद्धांत भी इसे कहते हैं, कॉस्मिक सिद्धांत भी इसे कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो अंतरिक्ष से हुई है, इसलिए इसे हाइपोथेसिस और पैनस्पर्मिया यानी कि कॉस्मिक सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार उल्का पिंडों या अंतरिक्ष किरणों के द्वारा अंतरिक्ष से जीवन का परिवहन पृथ्वी पर संभव होगा। इन उल्का पिंडों में जीवित भ्रूण संरक्षित थे। अब इन्होंने ये डाल दिया कि इसमें क्या थे, उल्का पिंडों में भ्रूण संरक्षित थे जो पृथ्वी की उर्वरा भूमि पर गिरे। पृथ्वी के कहाँ गिरे, जो उर्वरा भूमि है उस पर गिरे। फिर उन्होंने वृद्धि की तथा विकास कर विभिन्न जातियों का निर्माण किया। इस परिकल्पना की खोजन के लिए तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया कि भूतकाल में जीवन की उत्पत्ति के लिए विशेष परिस्थितियां अवश्य रही होंगी, पर ये अब उपलब्ध नहीं है। इन्होंने ये बता दिया, ये भी कोई सर्वसम्मत नहीं है। अब आया आपका फोर्थ लास्ट, जो 4 चरण थे, तो 4 चरण आपके 3 चरण हो चुके हैं, ये चौथा चरण है। तो रासायनिक विकास का सिद्धांत यानी कि केमिकल थ्योरी, आणविक स्तर पर स्वतः जीवन की उत्पत्ति। रूस के एलेक्जेंडर आइओपेरन ने 1924 में अपनी ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक जो लिखी थी, उसमें हाइड्रोकार्बनों तथा अन्य कार्बनों जैविक पदार्थों या रासायनिक पदार्थों में बायोजेनेसिस जनन की संभावना व्यक्त की। इन्होंने इस पुस्तक में जो ओरिजिन ऑफ लाइफ थी, ओपेरान साहब ने, तो इन्होंने कहा कि जो जीवन की उत्पत्ति है वो अजीवित पदार्थों से हुई है। इनके अनुसार जैविक पदार्थ जैसे प्रोटीन है, जैसे यौगिकों की रचना हुई, जिनसे जीवन की उत्पत्ति के लिए कोलाइड तंत्र बना। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि करोड़ों वर्ष पहले जो पृथ्वी की वातावरणीय दशा वर्तमान समय की वातावरणीय दशाओं से बहुत भिन्न थी। इन्होंने निर्जीव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति के लिए संभावित परिस्थितियां रही होंगी। अब सभी की इन्होंने निर्जीव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति के लिए जो संभव परिस्थितियां रही होंगी, इन्होंने सोचा कि ऐसा होगा। उन स्थितियों में कृत्रिम रूप से सृजित करने का भी प्रयास किया होगा। उन्होंने कहा ये अपने ऑटोमेटिक तरीके से ये सृजित करने का जीवन प्रयास किया, उन परिस्थितियों को कृत्रिम रूप से सृजित करने का भी प्रयास किया होगा। इन्होंने बताया कि रासायनिक पदार्थों के द्वारा विकास की लंबी प्रक्रिया रही होगी, जिसके बाद जीवन की उत्पत्ति संभव हो पाई है। इन्होंने ये चीज़ बता दी। तो ये आपके 4 चरण कंप्लीट हो।
हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसका आकार 0.1 से 5 माइक्रोमीटर होता है और यूकेरियोटिक कोशिका होती है तो 5 से 100 माइक्रोमीटर इसका आकार होता है। कोशिका भित्ति यदि उपस्थित होती है इन्हों में तो म्यूकोपेप्टाइड एंड पेप्टोग्लाइकेन की उपस्थित होती है और जो इनमें कोशिका भित्ति होती है तो वो सेलुलोज की बनी होती है। इनमें जो पेप्टोग्लाइकेन उपस्थित नहीं होता है। तो इनमें एक विशिष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है। इनमें सभी यूकेरियोटिक कोशिका में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें जो होता है न्यूक्लियोइड होता है और जो डीएनए होता है वो जीनोफोर और न्यूक्लियोइड कहते हैं इसके डीएनए को। तो प्रारंभिक डीएनए टाइप के इसमें होता है। अब न्यूक्लियोइड में डीएनए अब इसमें देख लेते हैं। चौथा, न्यूक्लियोइड या डीएनए स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव में पाया जाता है और ये केंद्रक के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की और लवकों के अंदर पाया जाता है। इसमें जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है। इसमें डीएनए जो होता है वो लाइनर होता है। सर्कुलर डीएनए केवल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के बिना किसी संयुग्मन वाला होता है। इसमें डीएनए हिस्टोन से जुड़ा होता है। डीएनए की मात्रा कम होती है, डीएनए की मात्रा अधिक होती है। इसमें प्लाज्मिड, कुछ कोशिकाओं में प्लाज्मिड पाए जाते हैं, इनमें प्लाज्मिड नहीं पाए जाते हैं। इनमें कोशिका कला में जो होता है अंतर्वलन पाए जाते हैं जिन्हें मीसोसोम रचना कहते हैं। इनमें मीसोसोम नहीं पाई जाती। स्पिंडल फाइबर है वो सेल डिवीजन के टाइम पर समय नहीं बनता है और इसमें कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल एपरेटस बनता है, यानी तंतु बनते हैं। इनकी जो कशाभिका होती है 4 से 5 माइक्रोमीटर होती है। इनकी 150 से 200 माइक्रोमीटर होती है। इनकी एक श्रृंखला वाली कशाभिका होती है। इनकी 9+2 अरेंजमेंट वाली कशाभिका होती है। इनमें जीव द्रव्य में जो होता है भ्रमण नहीं होता है, जीव द्रव्य इनका चारों तरफ नहीं घूमता है, इनका जीव द्रव्य चारों तरफ घूमता है। इनमें कोशिकांग नहीं पाए जाते, इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। इसमें मीसोसोम पाया जाता है, इसमें मीसोसोम नहीं पाया जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश होता है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता, इसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। इसमें राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं, इसमें राइबोसोम 80S प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। इसमें रोम तथा झालर फिमरिल पाए जाते हैं, इसमें रोम तथा झालर नहीं पाए जाते। इसका उदाहरण जीवाणु है, साइनोबैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं और इसमें जीव जंतु की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ये पाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन था कि पीएच किसे कहते हैं, तो हम पीएच के बारे में बात कर लेते हैं। पीएच क्या है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने वाले एक स्केल को विकसित किया गया जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में जो पी सूचक होता है उसे हम पोटेंज बोलते हैं। ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है पावर यानी शक्ति। पीएच स्केल के समानता 0, अम्लता से 14 यानी कि ये 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से इस स्केल में 14 तक काउंट होते हैं। कितने होते हैं? 14 तक काउंट होते हैं, जिसमें 7 होता है जो उदासीन होता है। तो इस तरफ क्षारीयता बढ़ती है और इस तरफ अम्लीयता बढ़ती है। तो 0 वाला जो पीएच वाला होगा, 1 वाला, उसका पीएच सबसे अधिक होगा यानी खट्टा होगा और जो क्षार होंगे वो नमकीन होते हैं, नमकीन टेस्ट के होते हैं। तो इसी प्रकार से पीएच स्केल में समानता 0 से 14 अधिक क्षारीय होता है, जो 0 होता है वो अधिक अम्लीय होता है और जो 14 होता है वो क्षारीय। पीएच स्केल से पीएच को हम ज्ञात कर सकते हैं। साधारणतः भाषा में पीएच एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए कि विलयन की अम्लता व क्षारीयता दिखाता है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच होता है वो 7 होता है और अम्लीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है और क्षारीय विलयन का पीएच 7 से ज़्यादा होता है। यदि पीएच किसी विलयन का 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय होगा, यदि विलयन में 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय होगा। जो क्षारीय विलयन में है OH आयनों की सांद्रता ज़्यादा होती है और अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज़्यादा होती है। यदि OH आयन सबसे ज़्यादा है तो अम्ल की क्षार शक्ति बढ़ रही है, यदि H धन आयन सबसे ज़्यादा है तो अम्ल की अम्ल शक्ति बढ़ रही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आदर्श विलयन क्या है।
तो ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता हो, क्या करता हो, पालन करता हो, वह विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है और उसे आदर्श विलयन कहते हैं। राउल्ट का नियम क्या है? तो विलयन में उपस्थित किसी अवयव में आंशिक दाब का मान उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है तथा दाब को मान स्थिर रखा जाए, यदि जबकि ताप का मान स्थिर रखा जाए तो इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। अतः जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है उस विलयन को हम आदर्श विलयन कहते हैं। जैसे माना कि दो अवयव ए और बी उपस्थित हैं, राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन का कुल दाब निम्न सूत्र या समीकरण द्वारा दिया जाता है। तो विलयन का दाब बराबर होता है ए अवयव के कारण दाब प्लस बी अवयव के कारण दाब, यानी कि पी ए की 0 एक्स ए मूल प्रभाज प्लस पी बी एक्स बी। तो आदर्श विलयन वह विलयन होता है जिसका आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है। जैसा कि यहाँ दो अवयव ए तथा बी से मिलकर बना हुआ है, तो विलयन का आयतन दोनों के आयतन के कुल योग के बराबर होगा। अतः विलयन में आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे विलयन को आदर्श विलयन कहते हैं। तो आदर्श विलयन आप समझ ही गए होंगे कि वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, इनके आयतन का कुल योग, और जैसे विलयन का आयतन बराबर ए अवयव का आयतन और बी अवयव का आयतन। ऐसा विलयन जिसमें इसके अवयवों को मिलाने पर ना तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और ना ही उत्सर्जन होता है, परिवर्तन शून्य होता है, तो ऐसे विलयन को हम आदर्श विलयन कहते हैं। जहाँ विलयन ए और बी अवयवों से मिलकर बना है, जब इन दोनों में अवयवों को मिलाया जाता है तो इस क्रिया में ऊष्मा उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता, ऐसे विलयन को हम आदर्श विलयन कहते हैं। तो आदर्श विलयन तो आप समझ ही गए होंगे कि आदर्श विलयन क्या है।